नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 28 दिनों बाद जेल से बाहर आर्यन खान, लेकिन परेशानी नहीं हुई है खत्म। ड्रग्स केस में समीर वानखेड़े के सामने देनी होगी पेशी। प्रधानमंत्री मोदी ने की पोप फ्रांसीसी से मुलाकात। पोप ने स्वीकार किया भारत आने का न्योता, लेकिन विपक्ष को लग रही है मिर्ची। उत्तराखंड में अमित शाह ने फूंका चुनावी बिगुल। कांग्रेस पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप। सहकारिता के जरिए विकास पर किया बड़ा ऐलान। ममता बनर्जी ने दिया कांग्रेस को तगड़ा झटका। कहा, कांग्रेस की वजह से चुनाव जीत रही है बीजेपी। कांग्रेस का साथ देने से किया इनकार। आगरा के वकीलों का बड़ा ऐलान। पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वालों का नहीं लड़ेंगे केस। कश्मीर में शुरू हुआ प्रदर्शन। सबसे पहले बात करेंगे आर्यन पर। 28 दिनों के बाद आर्यन खान जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन उनकी परेशानी खत्म नहीं हुई है। हाईकोर्ट ने उन्हें तमाम शर्तों के साथ ये जमानत दी है, जिनका पालन करना आर्यन खान को अनिवार्य है। अगर वो इन शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो जमानत रद्द हो सकती है। उधर इस केस में एक नया अपडेट ये है कि समीर वानखेड़े की शिकायत पर अनुसूचित जाति आयोग ने महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और मुंबई कमिश्नर को नोटिस जारी किया है। साथ ही 7 दिनों में रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। इस बीच आर्यन खान ड्रग्स केस में एनसीबी के गवाह किरण गोसावी की मुश्किलें और बढ़ चुकी हैं। महाराष्ट्र के पुणे में बीते शुक्रवार को किरण गोसावी के खिलाफ धोखाधड़ी का नया मामला दर्ज किया गया है। डॉक्टर साहब, आर्यन शर्तों के साथ बाहर आ गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ किरण गोसावी की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। देखिए, मुझे तो लग रहा है कि जिस तरह की शर्तें दी गई हैं, 14 शर्तें हैं टोटल। आप दोस्तों से बात नहीं कर सकते, जो इनमें आरोपी हैं उनसे आप कोई ताल्लुकात नहीं रख सकते, इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। फ्राइडे टू फ्राइडे आपको 11 से 2 बजे के बीच समीर वानखेड़े के सामने प्रस्तुत होना पड़ेगा। आप बिना बताए हुए मुंबई छोड़ नहीं सकते। जब जब सुनवाई होगी तब तब आपको आना होगा। गवाहों से आरोपियों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं कर सकते। एक तरीके से ये देखिए, पासपोर्ट भी जब्त करा लिया गया। न वो मुंबई से निकल सकते हैं, न वो देश से निकल सकते हैं। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि शाहरुख खान का ये जो बंगला है मन्नत, वो आर्यन खान के लिए एक नया जेल है। इसलिए क्योंकि वो तो खुले रूप से न सोशलाइज कर सकते जी, ना वो अपने दोस्तों से फ़ोन तो बिल्कुल ही, शाहरुख खान ने कह दिया होगा कि भाई फ़ोन को छूना ही नहीं है। जितना फ़ोन छुओगे उतना दिक्कत बढ़ेगी। और हर पेशी में उनको जाना होगा, हर शुक्रवार एनसीबी दफ्तर जाना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो जिन जिन शर्तों के ऊपर इनको जमानत मिली है और उसका एक उल्लंघन हो गया। हाँ, एक बात और कि जब जब आपको बुलाया जाएगा टाइम पे आएंगे। ये अनन्या पांडे की तरह 2 बजे बुलाया गया, 4 बजे पहुंचने का जो सिलसिला चल रहा था, बहुत ही कैजुअली लिया जा रहा था। इन मुद्दों के ऊपर, इस तरह की गलतियों के ऊपर आर्यन खान की जमानत जो है वो रद्द भी की जा सकती है। ये अपने आप में एक बड़ा पनिशमेंट है। और बताया ये जा रहा है कि इन शर्तों के ऊपर शाहरुख खान बड़े जो है वो परेशान से नज़र आ रहे हैं। खैर, ये तो आर्यन खान की कहानी हुई, लेकिन जिस हिसाब से आपने देखा कि किस तरीके से मीडिया और कुछ लोग आर्यन खान को प्रिंस खान बनाना स्टार्ट कर दिया कि पिता बादशाह, पिता बॉलीवुड का किंग, तो बेटा प्रिंस खान, मैंने नकली किंग, नकली बादशाह और ये नकली प्रिंस भी ये मीडिया वालों के चक्कर में बॉलीवुड को नया मिल गया। खैर, मुबारकबाद इन सब लोगों को। लेकिन इस केस में एक नया डेवलपमेंट ये है कि जो समीर वानखेड़े ने SC/ST कमीशन के सामने जो अर्जी लगाई थी उस पर एक्शन हो गया। ये बड़े ही स्ट्रिंजेंट लॉज हैं इसके। ये ड्रग्स से कोई कम मामला नहीं है। तो ये जवाब तलब किया जा रहा है कि भाई किस वजह से इस तरह से आप जो है समीर वानखेड़े को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। समीर वानखेड़े की तरफ से साफ साफ कहा जा रहा है कि मैं दलित हूँ, दलित होने की वजह से हम पे जो है लांछन लगाया जा रहा है। मेरे घर के महिलाओं को की तस्वीरें जो है पब्लिक की जा रही हैं। बहुत सारे आरोप और भी लगे होंगे, वो चिट्ठी पूरी तरह से सामने आई नहीं है। तो क्या कार्रवाई हो रही है उसके ऊपर जवाब तलब हो रहा है। और अगर ये मसला आगे बढ़ता है SC/ST कमीशन का,
तो नवाब मलिक समेत बहुत सारे लोग एक नई मुसीबत में फंस सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे की। पीएम मोदी आज वेटिकन सिटी पहुंचे। वहां उन्होंने पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय रक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उनके साथ रहे। पीएम नरेंद्र मोदी की पोप फ्रांसिस के साथ ये पहली मीटिंग थी। खबरों के मुताबिक दोनों के बीच बहुत ही गर्मजोशी से बातचीत हुई। इस दौरान पीएम मोदी और पोप ने दुनिया से गरीबी हटाने, क्लाइमेट चेंज, शांति लाने और खुशहाली बढ़ाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने पोप फ्रांसिस को भारत आने के लिए भी आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। अगर वो भारत आते हैं तो पिछले 22 सालों में यहाँ आने वाले पहले पोप बन जाएंगे। डॉक्टर साहब, इटली दौरे के क्या मायने हैं प्रधानमंत्री के? साथ ही उन्होंने भारत आने का भी न्योता दिया है, जिससे विपक्ष को बहुत मिर्ची लग गई। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है ये जी। और मैं आपको बता दूं, जिस गर्मजोशी से बातचीत हुई दोनों के बीच, 20 मिनट का टाइम था। ये सब बड़े लोग हैं। पोप मीन्स पूरे क्रिश्चियन वर्ल्ड का हेड। उनके साथ इनकी मुलाकात सिर्फ 20 मिनट की थी, लेकिन 1 घंटे तक बातचीत हुई जी। मतलब वहां जरूर बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दों के ऊपर बातचीत हुई होगी। क्या बातचीत हुई ये तो शायद अभी पब्लिक ना हो, लेकिन 20 मिनट की मीटिंग 1 घंटे चल जाए, मतलब दोनों को बातचीत करने में बड़ा आनंद आ रहा होगा। कुछ इंपॉर्टेंट मसले होंगे। ये बता दिया गया कि किन किन मुद्दों पे बातचीत हुई है, लेकिन मेरा एक हंच है कि इसके अलावा भी हिंदुस्तान में जो कन्वर्जन का मसला है, क्रिश्चियंस के जो स्टेटस का जो मसला है, जो बहुत सारी जो खबरें आती रहती हैं उसका मसला है, इन सब चीज़ों के ऊपर बातचीत हुई होगी। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें भारत आने का न्योता दिया होगा, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। मतलब कॉर्डियल मीटिंग हुई। अब इसके मायने क्या है? मायने इसके बहुत ही, जो कह सकते हैं, दूरदर्शी हैं जी। वो इसलिए कि प्रधानमंत्री मोदी को हिंदुस्तान की मीडिया और पूरे जो इंटरनेशनल मीडिया के अंदर जो वामपंथियों का कुनबा है, वो एक हार्डकोर हिंदुत्ववादी एंटी डेमोक्रेटिक लीडर के रूप में पेश करता है। इस तरीके से पेश किया जाता है प्रधानमंत्री मोदी को कि ये सिर्फ हार्डकोर हिंदू फासिस्ट किस्म के लीडर हैं। और ये जो इमेज बनता है, ये इमेज हर लीडर के साथ साथ जब भी वो विदेश जाते हैं तो वो साथ साथ चलता भी है। अब पोप के साथ इतनी अच्छी मीटिंग हुई, वो आएंगे भी। जब वो पोप आएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से उनका स्वागत करेंगे और जिस हिसाब से सब कुछ होगा, तो वो इमेज जो भारत की सरकार, भारत की और प्रधानमंत्री मोदी की जो बनी हुई है, आज उसके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी ने कुल्हाड़ी से वार किया है, चकनाचूर किया है। और इसलिए ये तमाम लोग परेशान चल रहे हैं, विपक्षी, कि ये तो हम क्योंकि क्रिश्चियन वर्ल्ड में, आप पूरे यूरोप में इस बात की चर्चा होगी, पोप से क्या बात हुई, क्या हुआ नहीं हुआ, इसके बारे में कोई खबर आ जाएगी तो आप समझ लीजिए कि जो मोदी के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी के खिलाफ, हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा होता है, वो उसको बहुत एक बड़ा झटका लगा होगा। अब देखना यह है कि वो कब भारत आते हैं, और अगर वो भारत आते हैं तो आप यकीन मानिए, ये जो कांग्रेस का कुनबा है, जो वामपंथियों का कुनबा है, जो बार बार इस चीज़ के ऊपर रीएम्फसाइज करना चाहता है कि बीजेपी एक हिंदूवादी पार्टी है, यहाँ पे माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है, मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों के ऊपर बड़ा जुल्म होता है, ये सब के सब, ये जो प्रोपेगेंडा, ये जो अफवाह का जो धंधा है, वो खत्म हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर गृह मंत्री अमित शाह की। आज वो उत्तराखंड में चुनाव अभियान का आगाज किया है
और कांग्रेस पर जमकर बरसे। मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान उत्तराखंड में शुक्रवार को हाईवे ब्लॉक करने और वहां नमाज करने की अनुमति दी जाती थी। कांग्रेस ने सिर्फ तुष्टीकरण किया, उत्तराखंड के लिए कोई कल्याणकारी कार्य नहीं कर सकी। अमित शाह ने आज घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ और राज्य की 670 सहकारी समितियों के कंप्यूटराइजेशन का उद्घाटन किया और दावा किया कि उत्तराखंड में एक बार फिर बीजेपी बहुमत की सरकार बनाएगी। डॉक्टर साहब, अमित शाह लगातार जहां भी जाते हैं चौके छक्के बरसा देते हैं और विपक्ष तो बिल्कुल बौखला जाता है। देखिए, अमित शाह ने आज बहुत बड़ा दावा किया है कि बीजेपी की सरकार फिर से वहां बहुमत की लेकर के आएगी और सरकार बनाएगी। लेकिन कार्यक्रम जो जहां वो आज पहुंचे थे वो सहकारिता विभाग का है। एक कहानी जो दिल्ली की मीडिया नहीं दिखाती, उत्तराखंड में सहकारिता विभाग की तरफ से जो काम किए जा रहे हैं वो अभूतपूर्व है। मैं पिछले 1-1.5 साल में उत्तराखंड के हर डिस्ट्रिक्ट का मैं भ्रमण किया हूँ और मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि जिस हिसाब से वहाँ ये जो कोऑपरेटिव के जरिए गरीबों का जो विकास हो रहा है वो अभूतपूर्व है। चाहे आप ये ले लीजिए कि चाहे वो किसानों को ले लीजिए, उपज को ले लीजिए, हर चीज़ की के क्लस्टर बना करके आप उसकी क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं और उसको सीधे मार्केट से जोड़ रहे हैं और ये सरकार कर रही है। प्राइवेट प्लेयर्स को भी मौका दिया जा रहा है। फिश की तो कहानी ऐसी ऐसी है कि जो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। मैं तो एक ऐसे किसान से मिला जो फिशरी में जो करता है, वो सहकारिता विभाग के जरिए वो उसको प्रोत्साहन मिला, ट्रेनिंग दी गई, सब कुछ हुआ। दिहाड़ी मजदूर था और कुछ ही साल में वो एक संपन्न ही नहीं, आप ये समझ लीजिए, वो अपनी पत्नी को पीएचडी करवा रहा है। ये जिस हिसाब से विकास का जो पूरा जो सांचा वहाँ तैयार हो रहा है वो अभूतपूर्व है। और मैं आपको एक बात बता दूं, वहाँ पे जो सहकारिता विभाग के जो लीड कर रहे हैं, जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर मीनाक्षी सुंदरम, ही इज़ डूइंग एक्सीलेंट जॉब। और इसलिए आप देखिए कि जो वहाँ पे एक नया चीज़ मैंने देहरादून में देखा कि ये पूरे सहकारिता के जरिए ही हो रहा है कि पशुपालन गोट्स को लेकर के वो लोग जो है एक नया ब्रांडिंग कर रहे हैं, बकरा उसको लॉन्च कर रहे हैं और बिल्कुल ही जो कह सकते हैं कि ब्रीड बढ़ाना, अच्छे मीट को लाना। और नाउ दे आर प्लानिंग कि वो एनसीआर, दिल्ली, पूरे देश भर में जो है वो हिमालयन गोट, मैंने आप ये समझिए कि हिमालय के पहाड़ के तराई मैंने उसमें विचरण करने वाले, नेचुरल एनवायरनमेंट में रहने वाले, बिल्कुल ही स्वस्थ ब्रीड के बकरों का जो मीट अगर दिल्ली शहर में अगर मिलने लग जाए, सोने के दाम में बिकेंगे और का सीधा सीधा फ़ायदा वहाँ के किसानों को होगा। तो ये एक ऐसा काम वहाँ की सरकार कर रही है तो इसका फ़ायदा होगा। और इसलिए जिस तरह से जो भी सरकार, इस बात को आप समझिए, वो पॉलिटिक्स चला गया, जो भी सरकार गरीबों के बीच काम करेगी उसको हिला पाना बड़ा मुश्किल होता है। जिस हिसाब से गरीबों को पैसे दिए जा रहे हैं बैंक अकाउंट में सीधे, जिस तरह से सारी योजनाओं का फ़ायदा किसानों को सीधे उनके बैंक अकाउंट से मिल रहा है, ये पहले नहीं देखा गया। हिंदुस्तान के लोग इससे रूबरू नहीं थे। लोग तो यही जानते थे कि भाई कोई योजना का पैसा आया है तो मुखिया भी खाएगा, तो डेवलपमेंट ऑफिसर है वो भी खाएगा, बीडीओ भी, सीओ भी, सब लेवल पे सारे लोग, एमएलए, एमपी सब खाएंगे। लेकिन ये जो पूरा का पूरा सिस्टम बिल्कुल कंप्यूटराइज और बिल्कुल जो है इसको कह सकते हैं जो उसी का एक नया स्टेप कि सहकारिता समितियों को जो है आप जो है कंप्यूटर से जोड़ रहे हैं, तो दीज आर गुड वर्क। कभी कभी मीडिया को अच्छी बात भी बतानी चाहिए कि जो देश में हो रही है वही मैंने आज बताया। जी डॉक्टर साहब, अब बात कांग्रेस को लगे बड़े झटके की कर लेते हैं। आज ममता बनर्जी और राहुल गांधी दोनों ही गोवा में थे। अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राहुल गांधी जहां बीजेपी को कोस रहे थे, वहीं ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर ही हमला कर दिया। ममता ने कहा कांग्रेस के कारण ही बीजेपी मजबूत हुई है। उन्होंने कांग्रेस पर राजनीति को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने कहा, हम चाहते हैं कि कोई वोट नहीं बटे, लेकिन कांग्रेस कोई निर्णय नहीं लेगी तो टीएमसी इंतजार नहीं करेगी। हम चाहते हैं कि क्षेत्रीय
पार्टी मजबूत हो, दिल्ली की दादागिरी अब नहीं चलेगी, हम त्रिपुरा, असम, उत्तर पूर्व, गोवा, यूपी, हरियाणा भी जाएंगे। 10 साल से बीजेपी वन साइडेड लड़ाई लड़ रही है। अगर बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस जैसे चल रही है वैसे काम नहीं चलेगा। डॉक्टर साहब, ममता बनर्जी एक वक्त था जब कांग्रेस के गुड़ गाया करती थी, लेकिन आज राजनीति के चक्कर में उसी को कोस रही हैं। देखिए, गोवा गई हुई ममता बनर्जी, गोवा के बीच पे किसी ने सुना दिया होगा, वो गाना पुराना गाना है, दिल का खिलौना है टूट गया। ममता बनर्जी वही है जब पिछले 2 महीने पहले आई थी तो सोनिया गांधी के दरबार में पहुंची थी जी। और उन्होंने कहा था कि बहुत बड़ा महागठबंधन बनाएंगे और 2024 में मोदी को घेरेंगे। भाई, किसके पास आप जा रहे हो, किससे उम्मीद लगा रहे हो, और आपने किया क्या? आपने कांग्रेस पार्टी के एक एक्स चीफ मिनिस्टर, पॉपुलर लीडर को कांग्रेस से तोड़ के आपने वहां पे टीएमसी बना दी, उसको वहां का अध्यक्ष बना दिया। तो आप कांग्रेस की जड़ भी काटो और कांग्रेस पार्टी आपको जो है नेता भी माने। अब ममता बनर्जी के साथ दिक्कत क्या है कि सपने में वो दिल्ली की गद्दी पे बैठ रही है। हर दिन उनको सपना आता है कि वो प्रधानमंत्री बन जाएगी 2024 में, और सपना दिखाने वाले इर्द गिर्द लोग, बहुत सारे लोग हैं, और उनको पता नहीं किसने ये कान में बता दिया कि सोनिया गांधी से बात कर लो। राहुल गांधी को सोनिया गांधी साइड कर देगी, कांग्रेस पार्टी ये कहेगी भाई हमारा नेता राहुल गांधी नहीं ममता बनर्जी है और मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगी। अरे भाई, मूर्खता की पराकाष्ठा है ये। कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है। टीएमसी बंगाल के बाहर जीरो है, जीरो। ममता बनर्जी की कोई साख नहीं है बंगाल के बाहर, और वो साख बन भी नहीं सकती। रीजंस क्या है? ये मैं कोई भविष्यवेत्ता नहीं हूँ, पॉलिटिक्स का स्टूडेंट हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो कम्युनिकेट ही नहीं करना जानती कि किस तरीके से बंगाल के बाहर लोगों से वो कम्युनिकेट कर सके। बंगाल जीतने के चक्कर में उसने तो यूपी, बिहार, झारखंड जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं उनके लोगों को तो आप गुंडे बताते हो, आप आउटसाइडर बताते हो। अब गोवा में कोई ममता बनर्जी से पूछे कि तुम यहाँ पे आकर के क्या कर रही हो, तुम तो आउटसाइडर हो, बंगाल जाओ, तब इनकी राजनीति का क्या होगा? तो जो दांव आप बंगाल में खेलोगे वही दांव आपको उल्टा पड़ेगा पूरे देश में। ममता बनर्जी उस तरह की राजनीति करती हैं जिस राजनीति में नेशनल इंटरेस्ट की कोई जगह नहीं है। जो शख्स विदेशियों को, रोहिंग्यास को, बांग्लादेशियों को, इलीगल माइग्रेंट्स को घर में पनाह देकर के उनको माथा पे बिठाती हो, देश में हर तरह के इलीगल काम का अड्डा अपने राज्य को बना देती हो, वो नेशनल इंटरेस्ट के बारे में क्या सोचेगा? और जो शख्स हिंदुस्तान की गरिमा, हिंदुस्तान की नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट के बारे में जिसके पास कोई विजन नहीं हो, नेशनल लीडर चुनाव में वोट पाने से नहीं बनता। नेशनल लीडर का मतलब होता है कि उसके विचार, उसकी विचारधारा, उसकी सोच, उसकी नीति, उसकी पॉलिसी वो नेशनल होनी चाहिए। ये कूप मंडूप है, एक कुएं के मेढक। ममता बनर्जी बंगाल में जो कर चुकी वो कर चुकी, बाहर उनको कोई कहीं घास नहीं देने वाला। जी डॉक्टर साहब, उत्तर प्रदेश के आगरा से खबर आई है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जीत और भारत की हार का जश्न मनाने वाले कश्मीरी छात्रों का केस आगरा के वकील नहीं लड़ेंगे। आगरा एडवोकेट्स एसोसिएशन, जिला बार एसोसिएशन, अधिवक्ता सहयोग समिति के पदाधिकारियों ने इसको लेकर फैसला किया है कि वो इन छात्रों का केस नहीं लड़ेंगे। दरअसल आगरा में पढ़ाई कर रहे कश्मीरी छात्र अरशीद यूसुफ, इनायत अल्ताक शेख और शौकत अहमद गनी ने पिछले सप्ताह भारत और पाकिस्तान के बीच हुए क्रिकेट मैच में भारत की हार के बाद पाकिस्तान की टीम की जीत पर व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया था और राष्ट्र विरोधी नारे भी लगाए थे। इस बात को लेकर इन छात्रों को कॉलेज प्रशासन ने निकाल दिया था, जबकि अगले ही दिन इन छात्रों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। डॉक्टर साहब, वकीलों के साफ साफ केस न लड़ने से मना करने से देश में एक अच्छा संदेश जा रहा है कि गद्दारों की भारत में कोई जगह नहीं है। आप क्या कहें? देखिए, गद्दारों में तो संदेश तो अच्छा जा ही रहा है। मुबारकबाद इस तरह के वकीलों का जो बिल्कुल जिन्होंने साफ साफ मना कर दिया।
यह आगरे से बहुत ही अच्छी खबर आई, आपका शहर है आगरा, लेकिन फैसला होता है आगरा में, इम्पैक्ट होता है श्रीनगर में। ये पीडीपी के लोग आ गए प्रोटेस्ट करने के लिए, हाय 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 हमारे बच्चों को क्या होगा। अरे भाई बच्चों को संस्कार दो, बच्चों को ढंग से तालीम दो, दोस्त कौन है दुश्मन कौन है उसकी पहचान दो। इस्लाम के नाम पे झंडा उठाने कहोगे तो हर जगह इसी तरीके से आपको जिल्लत उठानी पड़ेगी। ये तमाम लोग जो लोग ये कह रहे हैं, अब मैं आपको बता दूं इसके ऊपर राजनीति भी हो रही, बहुत सारे विपक्षी नेता, अरे भाई तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से लेना चाहिए। भाई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कैसे लिया जाए? पाकिस्तान का मंत्री कह रहा है कि भाई ये इस्लाम की जीत हो गई, तो इन बच्चों को क्या कहना चाहिए था कि भाई ये खेल है, इसमें धर्म मत जोड़ो। लेकिन नहीं, आपने फिर उसको उसी चीज को जो है आपने रीएम्फसाइज कर दिया। देश के कई जगहों पे पटाखे जले, जश्न मनाया गया, उसके बाद लोग पूछेंगे कि भाई तुम देशभक्त हो या नहीं हो, तो ये दलाल मीडिया लुटियन गैंग ये पूछेगा भाई हम तो सर्टिफिकेट मांगा जाता देशभक्ति का, क्यों नहीं मांगा जाएगा? पाकिस्तान की जीत पे सेलिब्रेट करोगे और तुम ये, और मैं ताज्जुब कर रहा हूं, बहुत सारे नेता और यूपी के मुस्लिम वोट के लालची वो कह रहे हैं भाई स्पोर्ट्स में तो कोई जीता कोई हारा, जो अच्छा खेला उसका समर्थन करना चाहिए। ये बकवास पाकिस्तान में जाकर के करो, हिंदुस्तान में सबके लिए कोई जगह नहीं है। महबूबा मुफ्ती अपनी राजनीति चमकाने के लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि हमारे बच्चों को क्या होगा, बच्चों को कुछ नहीं होगा, उसके भविष्य को भी कुछ नहीं होगा। लेकिन एक सबक ज़रूर देनी चाहिए इस तरह के लोगों से कि जिस देश में रहते हो उस देश से गद्दारी करना ये तुम्हारा धर्म भी नहीं सिखाता। ये किस तरह के आप लोग हो कि जिस देश में रहते हो, जहाँ का खाते हो, जहाँ पे आपकी परवरिश होती है, जहाँ पे आप सुख चैन से जी रहे हो, उसी के साथ गद्दारी ये इस्लाम नहीं सिखाता। और जिन लोगों को लगता है कि भाई पाकिस्तान ही उन बहुत ही प्यारा है, तो उनको हिंदुस्तान में रहने की आवश्यकता नहीं है। आप जा सकते हैं वहाँ, ये भी देखना पड़ेगा कि आप वहाँ जाएंगे तो आपकी खातिरदारी कैसा होगा। आपको मुजाहिर बना दिया जाएगा कि वहाँ पे आपको थर्ड क्लास सिटीजन बनाया जाएगा, ये भी सोच नहीं है लोग। तो ये तमाशा बंद होना चाहिए। और जो लोग समी को भी घेर रहे हैं इस्लाम माने मुसलमान होने के नाम पे, ये भी गलत है, ये भी गलत है। हिंदुस्तान में खेल को इस तरीके से बांटना धर्म के आधार पे ये गलत है। लेकिन जो भी शख्स, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, खालिस्तानी हो, पाकिस्तान की जीत पे और हिंदुस्तान की हार पे इस तरह से जश्न मनाएगा, उसे गद्दार ही कहा जाएगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।